10वीं विषय हिंदी। पाठ नेताजी का चश्मा। व्याख्यान संख्या 1। लेखक पाठ के जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश हैं और ये दोहराई करवाएंगे हम इस व्याख्यान में आपको इस पाठ की। और नेताजी का चश्मा पाठ क्षितिज पुस्तक के गद्य भाग के अंतर्गत है। लेखक परिचय तो स्वयं प्रकाश जी का जो जीवन परिचय है वो इस प्रकार से है कि स्वयं प्रकाश जी 8वें दशक में उभरे। स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनका जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अर्थ होता है अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति ले लेना के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। स्वयं प्रकाश की प्रमुख जो रचनाएं हैं तो स्वयं प्रकाश जी की केवल कुल 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। पुरस्कार। स्वयं प्रकाश जी को अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है और उन पुरस्कारों में है पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि। साहित्यिक विशेषताएं। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। भाषा शैली। स्वयं प्रकाश की भाषा अपने विषय संसार के अनुरूप होती है। वे वर्णय विषय का ऊपरी वर्णन करने की बजाय सूक्ष्मता पर अधिक ध्यान देते हैं, अर्थात बारीकी पर अधिक ध्यान देते हैं। उनकी कहानियों में व्यंग्य की चेतना स्पष्ट सुनाई देती है। पाठ का परिचय। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो पहले हम पाठ पढ़ने से पहले, इसकी दोहराई करने से पहले हम पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। सिलसिला। सिलसिला का अर्थ होता है क्रम। प्रतिमा कहते हैं मूर्ति को। इकलौता, एकमात्र। उहापोह, क्या करे क्या न करे इसका निर्णय न कर पाना, अर्थात असमंजस की स्थिति हो जाना। स्थानीय का अर्थ होता है उसी क्षेत्र का रहने वाला। कस्बा कम आबादी वाला एक छोटा शहर। सौंप दिया, सुपुर्द कर दिया। ठो, कहने को। कमसिन, सुंदर। कौतुक भरी, विस्मय या आश्चर्य युक्त। रियल, वास्तविक। दरकार, आवश्यकता। सराहनीय, प्रशंसनीय। लक्षित किया, देखा। मासूम, भोले भाले। दुर्दमनीय, जिसे दबाना कठिन हो। प्रफुल्लता, प्रसन्नता। ठूसा, भरा हुआ। तौंद, पेट। थिरकना, हिलना। ग्राहक। पाठ के मुख्य संकेत बिंदु। तो इस पाठ की दोहराई हम संकेत बिंदुओं के आधार पर करेंगे, अर्थात हमने पाठ में संकेत बिंदु बना लिए हैं और उन संकेत बिंदुओं के आधार पर हम पाठ को दोहराएंगे।
तो पहला संकेत बिंदु है कस्बा और नेताजी की प्रतिमा, अर्थात इसमें कस्बे का और नेताजी की प्रतिमा का वर्णन किया गया है। तो हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। ठो का अर्थ है कहने को, कि कहने को एक नगर पालिका भी थी। और नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, अर्थात कोई ना कोई काम करवाती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। और इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी अर्थात जो नगर पालिका का राजकाज का जो कार्य देखता था उसने शहर के एक मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। तो इसके अंदर कस्बे का वर्णन किया गया कि कस्बा कैसा होता है, कस्बे में क्या क्या चीज़ें थी, नगर पालिका थी वो क्या क्या काम करवाती थी। कस्बा जो होता है, कस्बा गांव से बड़ा और शहर से छोटा होता है। बड़े शहर होते हैं उनमें सभी प्रकार की सुविधाएं वहां पर रहने वाले लोगों को प्रदान की जाती है, और कस्बे में कुछ सुविधाएं दी जाती है, कुछ नहीं हो पाती है पूरी। अगला मुख्य संकेत बिंदु है स्थानीय कलाकार द्वारा निर्मित, अर्थात मूर्ति जो थी वो स्थानीय कलाकार के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया। तो क्यों करवाया गया कि पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण कि मूर्ति बनाने के लिए जो बजट दिया गया होगा वो कम होगा, अर्थात उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो इस कारण या काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, अर्थात बहुत सारा समय जो था कि भाई क्या करें क्या ना करें, ऐसी स्थिति में या चिट्ठी खत लिखने में कि भाई उसका बजट बढ़ाया जाए या क्या करवाया जाए, इसमें बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में, कि जो बोर्ड था उसकी शासन अवधि जो थी वो समाप्त होने वाली थी, अर्थात उनका कार्यकाल पूरा होने वाला था। तो उन्होंने किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया। तो उन्होंने किसी अच्छे मूर्तिकार को ढूंढा नहीं और स्थानीय कलाकार को ही ये काम सौंपने का निर्णय कर लिया। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया। तो जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने काम किसको सौंप दिया कि स्कूल के ड्राइंग मास्टर को मूर्ति बनाने का काम दे दिया। और मूर्ति मास्टर मोतीलाल ने भी महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला दिया कि भाई जैसे तैसे मैं इसको पूरा कर दूंगा। तीसरा संकेत बिंदु है मूर्ति का आकार, कि जो मूर्ति थी उसका आकार कैसा था, किस आकार की थी। कि जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, अर्थात ऐसी मूर्ति जो टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक की होती है उस मूर्ति को बस्ट कहा जाता है। और मूर्ति जो थी वो सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन का अर्थ होता है सुंदर, मासूम, भोले भाले, फौजी वर्दी में, अर्थात उनकी जो वर्दी थी वो फौजी थी। और मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। तो जब उनकी मूर्ति को देखते थे तो उनके द्वारा दिए गए नारे याद आने लगते थे, और इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। तो लेखक कहता है कि जो मूर्ति चौराहे पर लगवाई गई थी वो कस्बे के लोगों का सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कमी थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के
चश्मे का एक चौड़ा फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। मूर्ति और हवलदार साहब की, जब हवलदार साहब जो है वो मूर्ति को देखते हैं तब क्या सोचते हैं, क्या पूछते हैं, उनके मन में क्या जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके तो उन्होंने लक्षित देखा और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, विस्मय से भरी हुई एक मुस्कुराहट फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। कि जो मूर्ति थी वो तो संगमरमर से बनी हुई थी और मूर्ति के ऊपर जो चश्मा था वो असली का लगा हुआ था। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे, इस नतीजे पर यह फैसला लिया उन्होंने कि वे कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। अर्थात मूर्ति के रंग रूप का इतना महत्व नहीं होता, महत्व होता है लोगों की भावनाओं का। जिसकी मूर्ति लगाई गई है उसके प्रति लोगों के अंदर किस प्रकार की भावनाएं हैं, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में अंतर दिखाई दिया। अर्थात अब जो अगला हमारा संकेत बिंदु है नया चश्मा, तो जो दूसरी बार हवलदार साहब वहाँ से गुजरे तो उनको मूर्ति में अंतर दिखाई दिया और ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। यानी कि जो चश्मा पहली बार जब मूर्ति को देखा था तब था, अब वह चश्मा नहीं था, चश्मा बदल गया था। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा कि जो उनका आश्चर्य था वो और अधिक बढ़ गया। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर एक नया चश्मा था। अब हवलदार साहब को आदत पड़ गई, जब हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना, और जब एक बार उनका कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, अर्थात उनके जो मन में बात उठी हुई थी उसको वो दबा नहीं पाए और उन्होंने पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। अर्थात पान, जो हवलदार साहब थे वो चौराहे पर रुककर पान खाते थे, पान वाले से बातें भी करते थे। तो इस बार जब उन्होंने चश्मा बदला हुआ देखा, बार बार चश्मे को बदलता हुआ देख रहे थे, तो वो अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं पाए और उन्होंने पान वाले से पूछ लिया कि भाई चश्मा बदलने का कारण क्या है। तो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा, खुश मिजाज आदमी था। यहाँ पर पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है कि पान वाला जो था वो कैसा था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौंद थिरकी, तौंद का अर्थ होता है पेट और थिरकी का अर्थ है हिलना। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अर्थात जो चश्मे बदलने का काम था वह काम कौन करता था, कैप्टन करता था। और ये बात किसने बताई, हवलदार साहब को पान वाले ने बताई। तो पान वाले ने पूछा क्या, हवलदार साहब ने पूछा क्या करता है, क्योंकि हवलदार साहब जो थे वो समझ नहीं पाए थे। तो पान वाले ने बताया चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने ये बात हवलदार साहब को समझाई। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हवलदार साहब अब भी कुछ समझ नहीं पाए थे। तो फिर पान वाले ने उसे समझाया कि कोई ग्राहक आ गया समझो। अब पान वाला जो था अपनी स्थानीय बोली के अंदर हवलदार साहब से कहता है कि कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अर्थात कि मान लीजिए कोई ग्राहक आ गया, ग्राहक का अर्थ क्या होता है, ग्राहक, उसको चौड़े चौखट चाहिए कि उसको चौड़ा फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन किधर का अर्थ है कहाँ से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे देता था, उधर का अर्थ है वहाँ, और वहाँ पर दूसरा बिठा देता था, अर्थात मूर्ति के ऊपर दूसरा लगा देता था। तो अब हवलदार साहब को कुछ बात समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है,
उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है कि मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में से उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा हो, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से माफ़ी मांगते हुए ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, क्या खूब आइडिया है। अब आप जितना हमने इस पाठ को आज दोहरा लिया है और आपको इस पढ़े हुए अंश के ऊपर ही आधारित हमने यहाँ 3 प्रश्न दिए हैं जिनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, हालदार साहब ने कस्बे से गुजरते समय किस बात को लक्षित किया था। दूसरा प्रश्न है, हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों का कौन सा प्रयास सराहनीय लगा और क्यों। तीसरा है, देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहले इस पाठ को आप पढ़ेंगे अपनी पुस्तक में से, कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे और फिर आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर लेख में लिखेंगे।